विद्यार्थियों, सबको सुप्रभात। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को उत्पादन फलन के बारे में बताया था और उत्पादन फलन क्या है इसके बारे में भी बता दिया था। उत्पादन फलन आगतों और निर्गतों के बीच फलनात्मक संबंध है। आपको ये भी बताया था कि एक ही मात्रा के उत्पादन साधनों का प्रयोग करते हुए विभिन्न उद्यमी विभिन्न मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विभिन्न उद्यमियों की प्रबंधन कुशलता अलग अलग होती है। जिसकी प्रबंधन कुशलता ज़्यादा होगी वह उन्हीं संसाधनों से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करेगा और जिसकी प्रबंधन कुशलता कमज़ोर होगी वह उन्हीं संसाधनों से उतने ही मात्रा में संसाधनों से कम उत्पादन प्राप्त करेगा। सभी उद्यमियों का उद्देश्य होता है अपनी फलनात्मक कुशलता को बढ़ाना या उत्पादन फलन को सबसे न्यूनतम लागत पर ठीक करना। इस न्यूनतम लागत संयोग या ये कहा जाए कि कम से कम लागत लगाकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के तरीके में को हम उत्पादन फलन कह सकते हैं या इसके तकनीकी संबंध को उत्पादन फलन कह सकते हैं। उत्पादन फलन दो प्रकार के होते हैं, एक अल्पकालीन उत्पादन फलन होता है, एक दीर्घकालीन उत्पादन फलन होता है। आप जानते हैं कि अल्पकाल में सभी साधनों को बदलना संभव नहीं है या सभी साधनों को बढ़ाना संभव नहीं है। अल्पकाल में ऐसा कैसे होता है? आप कल्पना कीजिए कि किसी मौसम में किसी वस्तु विशेष की मांग तेज़ी से बढ़ गई, तो ऐसा नहीं है कि उत्पादक नई फैक्ट्री लगाएगा, नई पूंजी लगाएगा, तब तक देर हो जाएगी, तब तक मांग समाप्त हो सकती है। तो इसलिए उस दशा में ऐसे साधनों को परिवर्तित करके वो उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करता है जो आसानी से उपलब्ध होते हैं। सामान्य रूप से ये माना जाता है कि जो श्रमिकों की संख्या है वह एक समय में घटाई बढ़ाई जा सकती है। उन निश्चित समय में या अल्पकाल में श्रमिकों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। फर्म में उत्पादन प्रक्रिया में श्रमिकों की संख्या बढ़ाया जा सकता। तो इस तरह अल्पकाल में ये श्रम परिवर्तनशील साधन है, जबकि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील हो सकते हैं या होते हैं। उसमें नई फैक्ट्री लगाई जा सकती है, नई पूंजी बनाई जा सकती, नई मशीनें खरीद के लगाई जा सकती हैं, लेकिन अल्पकाल में यह प्रक्रिया संभव नहीं है। उत्पादन प्रक्रिया में ह्रासमान प्रतिफल नियम लागू होता है। यह अल्पकाल के लिए पूरी तरह सत्य है। दीर्घकाल के लिए क्लासिकल अर्थशास्त्री मानते हैं कि चूंकि दीर्घकाल में भूमि जो प्रकृति का निःशुल्क उपहार है उसे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए दीर्घकाल में सभी उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादकता ह्रास नियम लागू होगा। क्योंकि आपको बताया गया है कि इस उत्पादकता ह्रास नियम को दूर करने का तरीका यह है कि आप सभी साधनों की मात्रा बढ़ा दें, लेकिन क्लासिकल मानते हैं कि दीर्घकाल में भी भूमि की पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए दीर्घकाल में उत्पादकता ह्रास नियम लागू हो सकता है। लेकिन इसे अभी तक टाला जा सका है। अभी तक उत्पादन निरंतर बढ़ते रहे हैं क्योंकि प्रकृति के कुछ संसाधनों का पुनः परिपोषण किया जा रहा है या उनमें उनकी दक्षता में उनकी कुशलता में वृद्धि की जा रही है। बहरहाल ये हम लोगों के विचार का इस समय विषय नहीं है। हम लोगों के विचार का विषय है अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन, जिसमें आज हम आप लोगों को अल्पकालीन उत्पादन फलन के बारे में बताएंगे। अल्पकालीन उत्पादन फलन कुछ मान्यताओं पर आधारित है, जैसे उत्पादन की विधि में परिवर्तन नहीं होगा। जब लागू नहीं होगा तब सभी आदान विविध रहते हैं, यानी कि सभी उत्पादन के साधन स्थिर रहते हैं, केवल एक परिवर्तनशील रहता है। तो हम ये जो सारणी बनाए हैं आप इस पर ध्यान दें कि पूंजी की इकाई को यहाँ स्थिर मान लिए हैं। पूंजी की इकाई को स्थिर मान लिए हैं जो एक के बराबर हर स्तर पर है। अल्पकाल में हम श्रम की इकाइयों में परिवर्तन कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और इस तरह 10 तक परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन पूंजी हमेशा एक ही बनी रह रही है, एक इकाई। अब जो कुल उत्पादन हो रहा है, एक इकाई पूंजी और एक इकाई श्रम से 3 इकाई के बराबर हो रहा है, और यही उस समय औसत भी होगा क्योंकि 1 का भाग दिया जाएगा, और यही सीमांत भी होगा क्योंकि एक ही उत्पादक इकाई है, अभी परिवर्तनशील भी और स्थिर भी। तो स्थिर इकाई को स्थिर मान लेंगे तो जो परिवर्तनशील इकाई होगी उसी का औसत उत्पादन होगा, उसी का सीमांत उत्पादन होगा। दूसरी इकाई जब एक मशीन पर एक इकाई पूंजी पर दूसरे इकाई श्रमिक की लगाई जाती है तो कुल उत्पादन बढ़कर 7 हो जाता है,
औसत उत्पादन इस 7 में 2 का भाग देंगे तो 3.5 हो जाता है, और कुल जो उत्पादन में वृद्धि होती है दूसरे के आने से वो 4 के बराबर होती है, यानी 7 से 3 घटाएंगे तो ये 4 मिलेगा। तीसरा लगाया जाता है तो कुल उत्पादन बढ़कर 12 हो जाता है, औसत 4 और सीमांत 5। अगला चौथा श्रमिक लगाते हैं तो कुल 16 हो जाता है, औसत 4 रह जाता है और सीमांत फिर कम हो जाता है 4। इस तरह से आप देखेंगे कि श्रमिकों की इकाई लगाते रहने से कुल उत्पादन 22 तक अधिकतम बढ़ता है, यानी कि किसी भी उद्यमी को 7 इकाई श्रम लगाना चाहिए एक मशीन पर, एक इकाई पूंजी पर 7 इकाई श्रमिकों को लगाना चाहिए, क्योंकि यहीं तक कुल उत्पादन बढ़ रहा है। और कुल उत्पादन में आप इनकी संख्या का भाग देकर औसत प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ से इसको घटाकर 7वीं इकाई का सीमांत प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जब श्रमिकों की संख्या मशीन पर बढ़ाई जाती है तो उनसे कोई उत्पादन अतिरिक्त नहीं बढ़ता है, सीमांत उत्पादन 0 हो जाता है और बाद में ऋणात्मक होने लगता है, यानी कुल उत्पादन भी 22, 21 और 20 घटने लगता है। इसको हम रेखा चित्र में दिखा सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि ये कुल उत्पादन वक्र है, जो एक सीमा तक यहाँ तक बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, फिर घटती हुई दर से यहाँ तक बढ़ता है, उसके बाद ये घटता जाता है। बढ़ती हुई दर से जहाँ तक बढ़ता है सीमांत उत्पादन सकारात्मक होता है, यानी बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, फिर ये घटने लगता है, और जहाँ कुल उत्पादन अधिकतम यानी 22 हो जाता है वहाँ आप देखेंगे कि सीमांत उत्पादन 0 हो जाता है और कुल उत्पादन अधिकतम होता है। एक सवाल आपसे अक्सर पूछा जाता है कि जहाँ कुल उत्पादन अधिकतम हो वहाँ सीमांत उत्पादन 0 होता है। यह उपयोगिता के संदर्भ में भी आपसे बताया गया था कि जहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहाँ सीमांत उपयोगिता 0 होती है। उत्पादन के संदर्भ में भी यह बताया जा रहा है कि जहाँ कुल उत्पादन अधिकतम होता है वहाँ सीमांत उत्पादन 0 होता है। आप ये देखिए कि वाई अक्ष पर यहाँ टोटल प्रोडक्शन यानी कुल उत्पादन है, और इस दूसरे वाले भाग में वाई अक्ष पर औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन है। तो और इस मूल अक्ष से, मूल बिंदु से आप एक स्पर्श रेखा इस कुल उत्पादन वक्र पर खींचेंगे। जहाँ ये अधिकतम स्पर्श करता है वो औसत उत्पादन को बता रहा है। यहाँ औसत उत्पादन अधिकतम होता है, और यहाँ जहाँ तक ये वक्र ऊपर की तरफ बढ़ता है यहाँ सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है। इसके बाद ये वक्र धीरे धीरे गिरने लगता है, ढाल कम होती जाती है। ये इस मूल बिंदु पर बनने वाला कोण औसत उत्पादन को बताता है, जबकि स्पर्श रेखा जहाँ जहाँ खींची गई है ये सीमांत उत्पादन को बताती है। तो इस तरह से आप देखेंगे मूल बिंदु पर बना कोण औसत उत्पादन को बताता है, और कुल उत्पादन पर बनी स्पर्श रेखा का कोण सीमांत उत्पादन को बताता है। तो यह वक्र और यह जो सारणी बनी है इसको आप नोट कर लेंगे और इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। फिर जो नहीं समझ में आएगा उसे आपको यहाँ आने पर बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने अनुभव कमेंट के माध्यम से साझा करें। यदि कोई कमी हो तो उसे भी इंगित करें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।